चाहता हूं कि भाजपा चुनाव हारे। कि सैम पित्रोड़ा तो झांकी है, मणिशंकर अभी बाकी है। बयान बीजेपी के लिए फुल टॉस की तरह है। बयान बीजेपी के लिए फुल टॉस की तरह है। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो कांग्रेस का नेतृत्व जिनके पास भी है, वो सामने आके क्यों नहीं कहते हैं कि ये बयान गैर जिम्मेदाराना है। सीए से कोई भी मुसलमान का नुकसान नहीं होगा। बीजेपी के दिग्गज लीडर्स और इंक्लूडिंग अमित शाह वो तो अड़े हैं बिल्कुल और कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी की नानी भी आ जाए तो सीए तो नहीं हटेगा भाई। माननीय गृह मंत्री को शोभा देता है इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना। सस्ती लोकप्रियता के लिए दोनों भाइयों ने एक नैरेटिव क्रिएट किया कि बृजभूषण शरण सिंह के परिवार को भी उन्होंने टिकट दी। परिवारवाद का कॉन्सेप्ट वो उनका कॉन्सेप्ट अलग है। योगी आदित्यनाथ को अब ऐसी भी चर्चा है कि मुझे योगी जी बहुत पसंद है। क्या वो केंद्र के नेता, सर्वमान्य नेता के तौर पर भविष्य में देखे जा सकते हैं। उनको चेंज करना होगा अपने आप को। मंगलसूत्र मछली मुसलमान। जिहाद के नाम पर जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, अब उन्हीं को वोट बैंक बनाया जा रहा है। कन्हैया कुमार जैसों को टिकट देना क्या गलत है। कांग्रेस के डावाडोल होते हालात को जब सियासी जानकार देखते हैं तो वो किसी ऐसे चेहरे की तलाश करते हैं जो बेबाक तरीके से अपनी राय रखने में सक्षम हो, बीजेपी के तमाम स्ट्रॉन्ग नैरेटिव्स को बीट करने के लिए तमाम स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स रखने में सक्षम हो, अच्छा वक्ता हो। ऐसी छवि दिखती है तहसीन पूनावाला में। तहसीन पूनावाला तमाम नैरेटिव्स को स्ट्रॉन्ग तरीके से बीट करते तो नजर आते ही हैं, साथ ही एक कुशल वक्ता भी हैं, एक अच्छे राइटर के तौर पर भी उन्हें देखा गया और बिग बॉस में भी शामिल हो चुके हैं, बिग बॉस के प्रतिभागी रह चुके हैं। ऐसी तमाम उनमें कुशलताएं हैं, लेकिन वो कांग्रेस के कट्टर समर्थक तो हैं लेकिन कांग्रेस के लीडर नहीं। वही तहसीन पूनावाला जी आज इंडिया डेली के साथ जुड़े हुए हैं, तमाम सवालों के बेबाकी के साथ जवाब के लिए रेडी हुए हैं। बहुत स्वागत तहसीन जी। थैंक यू प्रियांक। और आपने मुझे इंडिया डेली में शिरकत करने का मौका दिया, ये इंटरव्यू के लिए आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। आपके माध्यम से जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनसे एक राब्ता बनेगा, रूबरू होने का मुझे मौका मिलेगा, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जी तहसीन भाई, बहुत मुद्दों पर, तमाम मुद्दों पर बात होगी। सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से होगी कि आप कांग्रेस के कट्टर समर्थक हैं। लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि कांग्रेस में आप कब शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस से क्या चुनाव लड़ सकते हैं भविष्य में। भविष्य की बात तो मैं नहीं जानता, मैं मौजूदा वक्त में ही जीता हूँ। मैं ज्यादा भविष्य के बारे में सोचता नहीं हूँ, मैक्रो लेवल पर सोचता हूँ, व्यक्तिगत लेवल पे नहीं सोचता हूँ। तो मुझे नहीं पता कि मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, क्या करूंगा, लेकिन मौजूदा वक्त में मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, कांग्रेस के लिए वोट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाजपा चुनाव हारे। ये मैं बिल्कुल चाहता हूँ। अच्छा जी। मणिशंकर अय्यर हैं, बीते रोज बोले हैं कि पाकिस्तान एक संप्रभु देश है, उनके पास परमाणु बम भी है, हमें इसलिए उनका सम्मान देना चाहिए। अब आप जिस पार्टी के समर्थक हैं उनके ही दिग्गज नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं, आपका टेक इस बयान पर। मैंने एक ट्वीट किया था, बहुत वायरल हुआ, जब सैम पित्रोड़ा जी ने बात की थी कि सैम पित्रोड़ा तो झांकी है, मणिशंकर अभी बाकी है। तो मणिशंकर जी भी आ गए रेस के अंदर। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं इसमें अगर आप इजाजत दे तो पित्रोड़ा जी को भी जोड़ लो और फिर हम दोनों पर बात करेंगे। मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये फालतू मुद्दा है। अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है तो भारत के पास भी है, वो डिटेरेंस है और कोई भी दोनों एक दूसरे पर न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह की बेफजूल बातें करना, मुझे लगता है इसमें कोई तर्क नहीं है। लेकिन जिस चीज को लेकर मैं आश्चर्यचकित होता हूं सैम जी को लेकर और मनी जी को लेकर, वो ये है कि आप जानते हो कि आपके बातों से कंट्रोवर्सी होती है। आप बिल्कुल जानते हो, पहली बार नहीं हो रहा है, मैं समझता हूं पहली बार हो गया तो आपका कोई अर्थ नहीं था। आप जानते हो कि चुनाव के वक्त मीडिया आपके पास आता है ताकि आपको ऐसी बात करो जिससे कांग्रेस को नुकसान हो। आपकी बातों से ना भारत को लाभ मिलता है ना कांग्रेस को लाभ मिलता है। आप जिनके समर्थक हो, यानी कि राहुल गांधी और राहुल गांधी जी और गांधी परिवार, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, सैम जी और मणिशंकर जी, उससे उनको व्यक्तिगत उन पे हमले होते हैं, उनका नुकसान होता है। तो काहे बात करते हो, मुंह बंद रखो ना। कोई जरूरी है, कंपलसरी कैमरा देखा तो बात करना है, ये कंपलसरी है। मतलब अगर आप मुझे कहते हो इंडिया डेली में शिरकत करो तो ये तो मेरी मर्जी है ना कि मैं बात करूं या ना, और मैं नहीं करना चाहता तो आप तो बंदूक लगा नहीं सकते मेरे मुंह। लेकिन अगर मैंने आपके चैनल पे कोई ऐसी बात कर दी जिससे कंट्रोवर्सी हो, इसके लिए आप तो जिम्मेदार नहीं हो। इसके बाद तो मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकता हूं, मीडिया क्यों उठा रही है।
तो या तो आप सोच समझ कर बात करो, और अगर आपका उस लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, जो हो सकता है, या आपका तर्क लोगों को समझ में नहीं आता, तो मत बात करो। कंपलसरी तो नहीं कि आप बात करो। जी ठीक है। सैम पित्रोदा का आपने जिक्र किया, उनके विरासत टैक्स पर भी आप अपना ओपिनियन दें। मैं चाहता हूँ, विरासत टैक्स की बात हुई, क्या ये जायज़ है चुनाव के ऐन मौके पर इस तरह की बात करना? किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, उस चीज को मैं एक इंटेलेक्चुअल उसमें भी देखता हूं कि ये जो इनहेरिटेंस टैक्स और स्टेट टैक्स की बात थी, खास करके इनहेरिटेंस टैक्स की बात, वो बीजेपी के मिनिस्टर ने भी की थी, अरुण जेटली जी एज फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने की थी। उस पर उन्होंने कहा डिबेट होना चाहिए। तो किसी भी मुद्दे पर एक लोकतांत्रिक मुल्क में डिबेट होना चाहिए, दैट आई एम नॉट अगेंस्ट, कि हर चीज पर डिबेट होना चाहिए। क्यों डिबेट नहीं होना चाहिए? हर चीज पे वार्तालाप होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। वो अच्छा हो बुरा हो, उसमें जब तक हम वार्तालाप नहीं करेंगे तो नोटबंदी जैसे फैसले मिलेंगे। तो वार्तालाप करना ठीक है, लेकिन दोबारा से उसी बात पे आता हूं, चुनाव के वक्त आप इस तरह के तर्क रखो जो मैनिफेस्टो में नहीं है। जब आप मैनिफेस्टो कमेटी में थे तो इससे मैसेज ये जाता है कि आप इनहेरिटेंस टैक्स ला रहे हो, जिससे जो एक मिडिल क्लास बेस आज त्रस्त है, जो आज भाजपा के खिलाफ है, जो एक भाजपा की जमीन सरक रही है, जो आज एक मिडिल क्लास व्यक्ति को परेशानी हो रही, चाहे नौकरी के मामले पे, इन्फ्लेशन के मामले पे, महंगाई के मामले पर, वो आपसे सरक जाएगा। तो आपको कौन सी बात कहां कब करनी चाहिए, अगर डिबेट करनी थी इसी बात पर। 5 साल चुनाव चल रहा था, बयान बीजेपी के लिए फुल टॉस की तरह है। फुल टॉस नहीं, ये फुल टॉस एक बच्चे ने सचिन तेंदुलकर को दिया है। वैसे तो सचिन तेंदुलकर तो मारे गए पाक के बाहर, या सहवाग तो मारे गए। यार आप कहो सहवाग क्यों बॉल को पाक के बाहर मार रहे हैं यार, उसका तो नीचे नहीं मारना। मिलाकर गैर जिम्मेदाराना बयान है सैम पित्रोदा जी का। अगर आपको इनहेरिटेंस टैक्स पर बातचीत करनी थी, इस पर डिबेट करना था, 5 साल आप विपक्ष में थे, 5 साल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बजट पेश किया, 5 साल आपके नेता पार्लियामेंट में खड़े होते, बात करते इस पर, सैम पित्रोदा जी बात करते इस पर। आज चुनाव के वक्त जब मिडिल क्लास आपके ओर आ रहा है, आप जाकर इस पर बात करते। अच्छा, आपने इनहेरिटेंस टैक्स पे बात कर दिया, क्या आपने उसके बाद बताया इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे होगा, मिडिल क्लास को लाभ कैसे होगा, गरीब को लाभ, वो तो आपने बात बताया नहीं। तो परसेप्शन क्या बना? मैं बहुत फ्रैंक बात करता हूं, माफ करना, मैं बहुत फ्रैंक बात करता हूं। फ्रैंक परसेप्शन क्या बना कि आप मेरा घर लोगे, उसका 50% आप सरकार को दे दोगे। अब हर भारतीय की, चाहे आप दुनिया के, अब भारत के सबसे पैसे वाले व्यक्ति हो, जो वर्तमान में सबसे पैसे वाले व्यक्ति, या भारत के सबसे गरीब व्यक्ति हो, हर भारतीय की दो इच्छा होती है, एक घर बनाना, दूसरा बच्चों की शादी करना, हर भारतीय की। अब उस घर के आप कह रहे हो 50% ले लूंगा, चुनाव के वक्त कह रहे हो, मतलब कोई कॉमन सेंस है या नहीं है? और यही तर्क अगर आपको करना था तब 5 साल कर लेते, जब चुनाव नहीं थे, जब बजट पेश हो रहे थे, अब तब उस पर डिबेट करते, अब तब इंटरव्यू देते। क्यों नहीं राहुल गांधी खुलकर सामने आते? इंडियन ओवरसीज के अध्यक्ष हैं वो, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस का नेतृत्व जिनके पास भी है, वो सामने आके क्यों नहीं कहते हैं कि ये बयान गैर जिम्मेदाराना है और ऐसा नहीं है? को या प्रियंका जी को एडवाइस नहीं करता, लेकिन मैं इस बात का शुक्रगुजार हूं कि मैंने जब ये मुद्दा उठाया, जिस दिन सुबह उठे, इमीडिएटली मुझे कांग्रेस के 3-4 वरिष्ठ नेताओं का कॉल आया, सबसे वरिष्ठ नेताओं का, कि मैंने बात तो सही कही है, और उसके बाद सैम पित्रोदा पर एक्शन हुआ, उनको कहा कि अब रिजाइन कर दो। देखिए, इसमें कांग्रेस के उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूं इस चीज पर। अरुण जेटली जी ने भी सेम बात कही, किसी ने अरुण जेटली जी का रेजिग्नेशन तो मांगा नहीं, यही टॉपिक अरुण जेटली जी ने कहा, कांग्रेस ने कहा उनका रेजिग्नेशन और उन्होंने दे दिया। तो कांग्रेस में कम से कम ये प्रिंसिपल्स तो है। मैं तो यही बात अरुण जेटली जी ने कही थी, अब ये हमारे बीच नहीं है, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन ये बात कही थी, तो तब तो बीजेपी ने कहा आइडिया पर डिबेट होना चाहिए, तो आज क्यों डिबेट ना हो? बट मैं इस आइडिया के खिलाफ हूं। जी ठीक बात है। और कांग्रेस लीडर्स की बात हो गई, बीजेपी। अच्छा एक सेकेंड, आप सैम पित्रोदा और मणिशंकर को लीडर्स मानते हो? मैं मजाक कर रहा हूं, मैं मजाक कर रहा हूं, मेरे मानने ना मानने, मैं मजाक कर रहा हूं, बस आप, नहीं मैं मजाक कर रहा हूं, ये मजाक का विषय था। ठीक है, ओके, लेकिन आप नहीं मानते, आपके इस बयान से लग गया। मैं उसी व्यक्ति को लीडर मानता हूं जो लोकसभा जीत सकता है। जो लोग सोसाइटी इलेक्शन नहीं जीत, मैं किसी पे व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं, मैं उनको लीडर नहीं। ठीक है, भाजपा पर आ जाते हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनका बीते रोज बयान आया कि राहुल गांधी जी की नानी भी आ जाए तो सीए नहीं हटा सकती। टेरिबल बयान है। एक तो पहले सीए सुप्रीम कोर्ट में है, पहले तो ये बताइए, सीए के समर्थक हैं आप या विरोध? मैंने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सीए पे थोड़ी बात कर ले। जी, सीए से कोई भी मुसलमान का नुकसान नहीं होगा, एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं जाएगी। सीए मुसलमानों के खिलाफ नहीं है,
तब भी मैंने इसे चैलेंज किया क्योंकि सीए हिंदुओं के खिलाफ है। सीए एब्सोल्युटली हिंदुओं के खिलाफ है, ये एंटी हिंदू लेजिस्लेशन है। अब मैं समझाता हूं क्यों। सीए में पहली बात तो 3 मुल्क उन्होंने जोड़े, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। किस हिसाब से इन 3 मुल्कों को जोड़े? अगर ऐतिहासिक तौर से जो अखंड भारत का हिस्सा था उन मुल्कों को जोड़ना था तो म्यांमार को क्यों नहीं जोड़ा? अफगानिस्तान तो कभी था नहीं, अफगानिस्तान कहां से आ गया? ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं हिंदुओं की, तो मालदीव्स के साथ हमारा एक मैरीटाइम बॉर्डर है, म्यांमार के साथ हमारा बॉर्डर है, वहां पर भी हिंदू त्रस्त है। रोहिंग्या हिंदू भी भारत के अंदर आए, तो एक हिंदू जो म्यांमार से आता है भारत में उसको 11 साल रुकना पड़ता है, और वही हिंदू अगर अफगानिस्तान जाते आता है भारत के अंदर तो उसको रुकना नहीं पड़ता। ये तो गलत है, मतलब वो 6 साल का कट ऑफ। तीसरा, इसका जो कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014, ये क्या डेट है? कहां से ये डेट है? आपके मन में कोई डेट अच्छा लगा, वो डेट नहीं होता। कानून में एक लॉजिक होना चाहिए। जैसे आसाम अकॉर्ड का जो लॉजिक था, कट ऑफ डेट 1972, वो 1971 का वॉर हुआ तो कट ऑफ डेट था। हर कानून में एक लॉजिक होना चाहिए, आप जानते हो। ये 31 दिसंबर 2014 का लॉजिक है, आपके दिमाग में ठीक लगता है वो डेट, ऐसे डेट नहीं होता ना कानून में। आपके मन में अच्छा लगता है तो ऐसे नहीं होता। वो डेट क्या है? 31 दिसंबर 2014 क्यों? 1 जनवरी 2015 क्यों नहीं? 30 दिसंबर 2014 क्यों नहीं? अच्छा, 2014 के बाद क्या हुआ है? अफगानिस्तान में तालिबान आ गए, उसके बाद हिंदुओं सिखों पर क्या अत्याचार हुए, उनको क्यों नहीं? उस तालिबान सरकार के साथ आप मन की बात कर रहे हो और उनके साथ आप दोस्ती कर रहे हैं, वर्तमान सरकार, तो अब हिंदू वहां पे परेशानी, उन हिंदुओं का क्या हो रहा है जो 2014 के पहले नहीं है? जो व्यक्ति भारत में इलीगली आया है, हिंदू है मुसलमान, उसने कोई जुगाड़ करते अपना तो राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड बना दिया। जो बेचारा भाग कर आया है, प्रोसिक्यूट होकर आया है, प्रोसिक्यूट भी होकर आया और उसके ऊपर रिलीजियस परसिक्यूशन भी हुआ है, वो उसके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है? वो कहां से डॉक्यूमेंट लाएगा? तो इसका आधा क्या आपके अगर डॉक्यूमेंट बताया, डॉक्यूमेंट कौन बनाएगा? तो बेचारा अफगानिस्तान छोड़कर आया, पाकिस्तान छोड़कर आया, बांग्लादेश छोड़कर आया, वो कहां से आएगा? जो नौकरी के लिए आया, इकोनॉमिक इसके लिए, वो तो जुगाड़ कर देगा इधर। ये क्या तर्क हुआ? कौन बना रहा है ये डॉक्यूमेंट? कोई इसमें क्लैरिटी नहीं है। ये हिंदू विरोधी कानून है, मुसलमान विरोधी। शुरुआत आपने करी लेकिन कि कोर्ट में है ये कानून, कोर्ट से उसके बाद आप खिलाफत कर रहे हैं तो लोग कहेंगे कि कोर्ट के कानून की खिलाफत हो रही है। नहीं, कोर्ट में तो स्ट्राइक डाउन के लिए ना, मैंने स्ट्राइक डाउन के लिए किया, मैंने चैलेंज किया, तो मैं तो इसके खिलाफ हूं। अगर इनको नागरिकता देनी है, और मैं मानता हूं हिंदुओं और सिखों को नागरिकता मिलनी चाहिए, हिंदू सिख जो भी हमारे जो भी परसिक्यूटेड है, तो आप पहले तो ये 2014 का डेडलाइन हटा दो। दूसरी चीज, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी केंद्र सरकार के पास ये प्रावधान है कि जो हमारे पार्टीशन के जो यूनाइटेड इंडिया था, यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, उनसे जो माइग्रेंट्स आते हैं आप उनको इमीडिएटली सिटीजनशिप दे सकते हो, ये ताकत ऑलरेडी है, दे दो उनको सिटीजनशिप। म्यांमार, मालदीव्स, इनको क्यों नहीं किया? श्रीलंका, सबसे ज्यादा हिंदुओं का ट्रस्ट हुआ श्रीलंका के अंदर हुए तमिल हिंदूज, ये आप भी जानते हो, उनको क्यों नहीं दे रही नागरिकता? सब हिंदुओं को देना है ना, तो तमिल हिंदूज नहीं है हिंदू, उनको 11 साल रुकना है, इनको 6 साल। ये तो गलत है ना? ठीक है, लेकिन ये तो सारे कानून हिंदुओं के खिलाफ। लेकिन अब बीजेपी के दिग्गज लीडर्स और इंक्लूडिंग अमित शाह, वो तो अड़े हैं बिल्कुल और कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी की नानी भी आ जाए तो सीए तो नहीं हटेगा भाई। तो ये आपका जो चैलेंज है जो भी, तो सुप्रीम कोर्ट में तो स्ट्राइक डाउन होगा, मैं तो करवाऊंगा उसको सुप्रीम कोर्ट में स्ट्राइक डाउन, मैं तो करवाने वाला हूं। लेकिन इससे ऊपर एक बात है, वो तो मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। अब क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट राहुल जी की नानी है? लेकिन किसी की भी नानी के बारे में, जो एक देश की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है, क्या इस तरह के शब्दों को, क्या माननीय गृह मंत्री को शोभा देता है इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना एक शहीद के लिए? इंदिरा गांधी जी इस देश के लिए शहीद हुई, आप उनसे इत्तेफाक रखो ना रखो, उनकी पॉलिटिक्स से वो अलग विषय है। शहादत तो दी उसने इस देश के लिए, वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी जब उनकी शहादत हुई, आप उनके लिए शब्दों का प्रयोग करते हो? क्या ये गृह मंत्री जी को शोभा देता है? क्या गृह मंत्री जी को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? आप आदर से बात करो कि अब राहुल जी या कांग्रेस नहीं हटा सकती, कोर्ट डिसाइड करेगी, जो भी है। उनकी नानी को इसमें खींचना, जो इसने देश के लिए शहादत दी, जो एक प्रधानमंत्री थी, क्या ये शोभा देता है? मेरा ये सवाल है। आप होगे देश के गृह मंत्री, लेकिन आप भी तो देश के नागरिक है ना, और उस महिला ने शहादत दी है, वो शहीद इंदिरा गांधी है। ठीक है, ओके। अब कुछ पर्सनल सवाल आपसे, आगे बढ़े उससे पहले, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से अपने रिश्ते के बारे में आप बताइए। बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा है, मुझे प्रियंका जी बहुत पसंद आती है। क्या रिलेशन है आपका? मुझे लगता है प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा आपके जीजा, हाँ तो प्रियंका गांधी आपको क्या कह के संबोधित करते हैं? तैसी। हाँ, क्या बोलेगी बेचारी, मुझे तैसी नहीं बोलेगी। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में कौन बेहतर आप आकलन लीडर के तौर पर? नहीं, लीडर दोनों अच्छे हैं। स्पीकर प्रियंका जी बहुत अच्छी स्पीकर है और लीडर दोनों अच्छे हैं। ठीक है, ये तो प्रियंका गांधी की बात हो गई। शहजाद पूनावाला आपके जो भाई हैं, हाल ही में एक पॉडकास्ट में आप दोनों साथ में दिखे थे। हाँ, बहुत उसको व्यूज मिले, 1 मिलियन क्रॉस कर दिया जी। और अभी आपकी बातचीत उनसे जारी है, कुछ कंटिन्यू की? वो आखिरी पॉडकास्ट था, वो पॉडकास्ट किया क्योंकि सुशांत ने कहा और अच्छा पॉडकास्ट था और मुझे ये लगा कि ये मुझे अपनी ओर से करना चाहिए। मैंने ज्यादा सोचा नहीं, मुझे यूनिवर्स से एक सिग्नल आया कि करना चाहिए तो मैंने किया। शायद वो मेरा कोई कार्मिक डेट होगा कि हमारे अंदर ये दूरियां है, शायद मेरी तरफ से, मैं उस पर क्यों कहूं, तो मेरा एक कार्मिक डेट है कि मैं उससे मेरी से दूरियां आई और इन द कोर्स ऑफ टाइम यूनिवर्स उसे ठीक कर देगा। बट यूनिवर्स से मुझे क्लियर मैसेज मिला कि मुझे पॉडकास्ट करना चाहिए तो मैंने पॉडकास्ट किया। अब लोग कोट करने लगे, आपके विरोधी इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए दोनों भाइयों ने एक नैरेटिव क्रिएट किया है। हाँ ठीक है, बट फिर अगर सस्ती लोकप्रियता थी तो क्या आप अपने भाई से इतने वर्षों तक बात नहीं करोगे? हम साथ में नहीं रहते, हम बातचीत नहीं करते। अच्छा, हम दोनों पब्लिक फिगर है, अगर हमारे में ये फेक होता तो कहीं ना कहीं तो दिख के आता। वो कहाँ रहता है, मैं कहाँ रहता हूँ, ना हमारी बातचीत होती, ना हमारा फोन पे बातचीत होता, हमारा जितना डिबेट में आमना सामना होता उतना ही होता। तो एक पॉपुलैरिटी के लिए, और कौन सी पॉपुलैरिटी, तो पॉपुलैरिटी चली जाएगी जब आप देखोगे कि फेक है, तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। आज 2017 से हम बात नहीं करते, अब 2024 में, यानी कि हो गया है 7-8 साल। क्या 7-8 साल ये संभव है आप किसी से इस तरह से छुपाओ? क्या ये संभव है आज के जमाने में, इंटरनेट के जमाने, कैमरा के जमाने में? 2017 के बाद उस पॉडकास्ट में ही आपकी बात हुई? उसके बाद स्टूडियोज में हुई? स्टूडियोज में ही, मतलब व्यक्तिगत बातचीत, पर्सनल लेवल? नहीं, एक बार हुई जब जुर्बान पैदा हुआ था। अच्छा, व्हाट्सएप पर आपके नहीं, इसने कॉल भी किया था, मैसेज किया था, फिर कॉल किया था। अच्छा, ओके। बट वो मेरी बेटी जुर्बान को देखता है, जब भी वो हाल में पुणे गया था, मैं दिल्ली में था, तो जाकर मेरे बेटे के साथ खेला, उसके साथ। ऑब्वियसली उसका चाचा है वो तो। तहसीन पूनावाला के लिए पार्टी पहले है या परिवार? देश पहला है। पार्टी पहले है या परिवार पहले? सबसे पहला देश। नहीं, सवाल मेरा सिर्फ पार्टी को लेकर, जिससे आप देश, फिर पार्टी, फिर परिवार। ठीक है, देश, पार्टी, परिवार। पार्टी पहले हुई परिवार से, इसलिए भाई से आपने थोड़ी दूरियां बनाई। उनका बीजेपी में जाने का फैसले से आप असहमत? वो बीजेपी में बाद में गया, वो पहले उसने कांग्रेस छोड़ा, तो उस पर बीजेपी में गया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। यार बीजेपी में बहुत अच्छे दोस्त हैं, बाय द वे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी उससे पर्सनल, वो पार्टी छोड़ा उसकी वजह से। ठीक है तहसीन भाई, आप देश की सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी किसे मानते हैं? कौन कहता है ये? आप किसे मानते हैं? किसे मानता हूँ? परिवारवादी, बीजेपी। क्योंकि बीजेपी में सिर्फ परिवारवाद चलता है। ठीक है, उनका ये तर्क होता है कि उनका परिवार का कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनता है, बाकी सारे उनके परिवारवादी है। और जितने कांग्रेस से परिवारवाद वाले के उनको बीजेपी ने बुलाया। ये 2024 का चुनाव कांग्रेस राहुल गांधी वर्सेस कांग्रेस नरेंद्र मोदी है। मेरी बात ये मान लो, अरे नरेंद्र मोदी जी इतने परिवारवाद है कि बृजभूषण शरण सिंह के परिवार को भी उन्होंने टिकट दे दिया। परिवारवाद का कॉन्सेप्ट, वो उनका कॉन्सेप्ट अलग है। ये कौन सा तर्क कि पार्टी का अध्यक्ष, हाँ ये उनका कॉन्सेप्ट, पार्टी का अध्यक्ष किसी चेहरे को नहीं मिलेगा, वो कोई भी आ सकता है, उनका परिवार, ये उनका कॉन्सेप्ट है। भैया मुझे बताओ, बृजभूषण शरण सिंह को टिकट डिनाई किया तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में और कोई भाजपा का यंगस्टर नहीं था योग्य जिसको टिकट दे सके? देना उसी के बेटे करण को था। ये परिवारवाद नहीं है। धूमल साहब मुख्यमंत्री ने तो अनुराग ठाकुर जी बनेंगे। अनुराग मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ये परिवारवाद नहीं। किसी की हिम्मत है अनुराग के खिलाफ आने की? बता, मैं आपसे पूछ रहा हूं, है किसी की हिम्मत? अनुराग को छोड़ के मिल सकता है किसी को टिकट? दुष्यंत राजे को छोड़कर और किसी को टिकट मिल सकते हैं? ये सवाल है। वो डिफेंड करते हैं कि पार्टी कोई भी चला सकता है। ये वो मेरा परिवारवाद ठीक है, आपका परिवारवाद खराब है। मैं करूं तो चमत्कार, आप करें तो गुनहगार। ऐसा नहीं होता। परिवारवाद है। ठीक है, कांग्रेस में मैक्रो लेवल पे मैं मानता हूं, मैं उसे वो नहीं कर रहा हूं। सपा में मैक्रो लेवल पे मैं मानता हूं कि अखिलेश जी के बाद उनके बच्चे बनेंगे, उसके पहले मुलायम जी थे आरजेडी में, मानता हूं ये बात। वो मैक्रो लेवल पे, ये माइक्रो लेवल पे नहीं है। बृजभूषण सिंह के बाद उनके बेटे को क्यों मिलेगा?
प्रमोद महाजन की बेटी को क्यों मिलेगी? गोपीनाथ मुंडे की बेटी को क्यों मिलेगी? वसुंधरा राजे के बेटे को क्यों मिलेगा? और कांग्रेस के जितने परिवारवाद है उनको क्यों मिलेगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को क्यों मिलेगा? ये परिवारवाद नहीं है। जयशा क्यों बीसीसीआई में बैठेगी? जयशा का क्या एक्सपीरियंस है बीसीसीआई में? अब वो कहेगा राजीव शुक्ला, शरद पवार, मैं तो मानता हूं सारे खराब है, जयशा क्यों बैठे हुए? क्या है जयशा जी का एक्सपीरियंस बीसीसीआई में? क्यों बैठे हुए हैं? और जयशा जी भी बीसीसीआई में परिवारवाद किए, उसके पहले अमित शाह जी बैठे थे, बहुत कम लोगों को पता ही है। मोदी जी के बाद अमित शाह जी थे, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन, वहां से वो भी परिवारवाद है। योगी आदित्यनाथ को अब ऐसी भी चर्चाएं हैं कि मुझे योगी जी बहुत पसंद है जी, क्या वो केंद्र के नेता, सर्वमान्य नेता के तौर पर भविष्य में देखे जा सकते हैं? उनको चेंज करना होगा अपने आप को। भारत को इस तरह से नहीं चलाया जाएगा। उनको चेंज करना होगा अपने आप को। अगर वे योगी जी किस, आपने कहा योगी जी पसंद है, किस लिहाज से? बस एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन पक्की है। देखो, आपको, आप जिनके खिलाफ हो पॉलिटिकली, ये तो नहीं आपकी दुश्मन है, आपको उनकी कुछ चीजें तो पसंद आनी चाहिए। मुझे इनके एडमिनिस्ट्रेशन पसंद है, बट ये पसंद नहीं है बुलडोजर चलाना गरीबों पर, चाहे हिंदू हो मुसलमान है, एनकाउंटर, ये पसंद नहीं है, ये बिल्कुल पसंद नहीं। वो गलत चीज है। वो तो उनका ये कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। तो आप ही जज, आप ही जस्टिस, एनकाउंटर, वो खुद ही एनकाउंटर करने नहीं, वो तो प्रशासनिक व्यवस्था है। वो पुलिस अगर एनकाउंटर करेगी, पुलिस ही जज बनेगी, तो फिर हमारी कानून व्यवस्था बचेगी नहीं, और नहीं बचेगी तो देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट आने के लिए खास करके विदेश से सबसे पहली चीज है रूल ऑफ लॉ, कानून का निजाम। अगर पुलिस ही कानून का निजाम को नीचे करेगी, उसको निजाम को लागू नहीं करेगी, उस निजाम को बरकरार नहीं रखेगी, तो आपके देश में कभी भी, हमारे देश में कभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट सीरिया में जाएगा, अफगानिस्तान में जाएगा, इराक में जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वहां पे कानून का निजाम नहीं है। इन्वेस्टमेंट और गरीबी हटाने के लिए कानून का निजाम सबसे जरूरी है। हाँ, कुछ क्षणों के लिए आपको ये हाई और पॉपुलैरिटी मिल सकती है कि जो आपने जिसको मिटा दिया, एनकाउंटर कर दिया, उससे आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है। ओवरऑल देश को उससे नुकसान होगा, कानून को भी होगा, संविधान को भी होगा, और गरीब लोगों को भी होगा। क्योंकि जब पुलिस ये चक लेती है पावर कि वो किसी को बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस की खत्म कर सकती है, वो पुलिस उस पावर का दुरुपयोग करेगी। आप कैसे उस पर कंट्रोल करोगे? ठीक बात है। बीजेपी के कुछ ओपिनियन का जिक्र हो रहा था अभी हाल ही में। नरेंद्र मोदी जी का ये बयान था कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। इसको लेकर आपका? उस घोषणा पत्र में मैं भी इन्वॉल्व था, उसमें मुस्लिम शब्द है ही नहीं। तो प्रधानमंत्री जी ने कहां पढ़ा, पहला वो क्लैरिफाई कर दे। इंडिया डेली को आपको बुलाया और क्लैरिफाई कर दे। वैसे आजकल बहुत इंटरव्यू दे रहे, तो आपको भी देना चाहिए, क्योंकि आप सवाल पूछोगे उनसे। दूसरी चीज, पहले और दूसरे फेज के चुनाव के बाद भाजपा डरी हुई है। जो पहले फेज में हुआ, खास करके फर्स्ट फेज में, 88 सीट्स में, सॉरी 102 सीट में, इनका पूरा हिल गए। इनको तमिलनाडु में आ रहे 0, इनको वेस्टर्न यूपी में 8 सीटों में उनको कुछ मिल नहीं रहा है, या एक आध कोई सीट मिलेगी। ये घबरा कर प्रधानमंत्री जी आगे 3M के ऊपर, मंगलसूत्र, मछली, मुसलमान। अब मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को पूछता हूं, क्या इस महान मुल्क के प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है, ये बात करे कि मंगलसूत्र छीनकर घुसपैठियों को दिया जाएगा? क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है? मैं आपसे पूछता हूं, और आपके व्यूअर्स इसका जज करें। मैं ना उनको जज कर रहा हूं, ना मैं कह रहा हूं सही है गलत है, ये व्यूअर्स जज करें। आपको इस मुल्क ने सब कुछ दिया, मोदी जी को सब कुछ दिया, 10 साल तक प्रधानमंत्री, इससे ज्यादा क्या मिलेगा आपको? मतलब इस मुल्क ने आपको सब कुछ दे दिया। आप इस मुल्क के सबसे बड़े नेता है, आपके पास इतनी ताकत है कि आप 4 घंटे में इस मुल्क को बंद कर दिए। घुसपैठिए शब्द पर वो डिफेंड करते हैं कि रोहिंग्या और इस तरह के। 10 साल से ये प्रधानमंत्री है ना, तो फिर उनको क्यों नहीं निकाला बाहर? क्या राहुल गांधी ने रोहिंग्या को रखा है भारत? घुसपैठिए तो कभी भी आ सकते हैं, वो तो भविष्य की, हो सकता है कि भविष्य के घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। 10 साल में जो घुसपैठिए इंक्लूडिंग रोहिंग्या, उन पर क्या किया प्रधानमंत्री जी ने? उनको तो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स कार्ड दिया हुआ है। ये जो वो तो डिफेंड करेंगे कि CA NRC जैसे जो हैं बिल्स, उनका उन्होंने इसीलिए इनिशिएटिव लिया क्योंकि इस तरह। फिर 2014 के बाद जो बेचारे हमारे लोग हैं, मैं तो कह रहा हूं और सिटीजनशिप दो, मैं तो कह रहा हूं कम मत दो और दो, मैं तो उसके पक्ष में हूं। तो जो बेचारे हमारे हिंदू भाई, सिख भाई अफगानिस्तान में दो तालिबान के बाद, तालिबान के साथ तो मन की बात और वार्तालाप भी एक सरकार कर रही है, उनका क्या होगा? 2014 का कैटलाइट किया। यही मैं कह रहा हूं, ये करते कुछ कहते कुछ, यही मैं कह रहा हूं, फंस गए इनके बातों में। तो फिर 2014 का कटआउट क्यों कीजिए? इसको 2025 कीजिए। हिंदू जो, अच्छा घुसपैठिया तो जो म्यांमार से रोहिंग्या हिंदू आया उसके लिए, यही तो बात, यही बात में ये फंसते। प्रॉब्लम है कि कांग्रेस इनको इन बातों में घेर नहीं पाती, जैसे मैं घेरता हूं। अब रोहिंग्या हिंदू की बात करते हैं, रोहिंग्या हिंदू को क्यों नहीं मिलनी चाहिए सिटीजनशिप? वो भी घुसपैठिया है क्या? तो प्रधानमंत्री, और देखिए अंत की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता मेरे हिसाब से इन तरह की बातों का। मंगलसूत्र महिलाओं के तब गए
जब कोविड की वेव आई तब महिलाओं के मंगलसूत्र गए। उस कोविड की वेव में जब मैं ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था, आप इस ऑफिस में ना, आप वहां पे जाओगे ना, अभी भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पड़े हुए हैं। अभी भी जब मैं ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था, उस ऑक्सीजन के ऊपर जीएसटी भरा है मैंने। वो जो कॉन्सेंट्रेटर्स वहां पे पड़े, मैं आपको दिखा दूंगा कैमरा से, उस पर जीएसटी भरा है। ऑक्सीजन पे इन्होंने जीएसटी लिया है सरकार ने। सच कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैंने भरा है, चेक से भरा है। ऑक्सीजन पे जीएसटी लिए सरकार ने। क्या बात कर रही है सरकार? मंगलसूत्र तब गए महिलाओं के, और ये बात करें मंगलसूत्र की। आपने मुस्लिम लीग का जिक्र किया, डिफेंड किया घोषणा पत्र को लेके। एक बयान उनका और काफी चर्चा में है आजकल की कांग्रेस वोट जिहाद कर रही है अलग अलग बीजेपी। वो कांग्रेस के एक नेता ने बोला जी, उनसे मैंने सवाल भी पूछा, कपिल मिश्रा जी का ये बयान था। वो काफी, मैंने उनको जिहाद को डिफेंड भी किया। जिहाद शब्द के बारे में मैंने बात की कि इंद्रियों पर नियंत्रण को जिहाद कहते हैं, उसकी ऐसी तुलना नहीं। उनका ये कहना था कि जिहाद के नाम पर जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, अब उन्हीं को वोट बैंक बनाया जा रहा है और मुखर तौर पर सक्रिय है इसमें कांग्रेस। वोट जिहाद, वोट के नाम पर जिहाद कर रही है कांग्रेस, ऐसा बीजेपी लीडर का। मेरे दो इसमें पॉइंट्स है। एक, कपिल मिश्रा जी जो भी आरोप लगाते हैं उनका अधिकार है आरोप लगाना, लेकिन कांग्रेस इस देश की प्रथम विपक्षी पार्टी और प्रथम पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों की शहादत दी इस देश के लिए। अब ये आरोप लगा सकते हैं। सवाल ये है, अगर ये पार्टी एक टेररिस्ट पार्टी थी, आपने इस पे एक्शन क्यों नहीं किया? आज तक 10 साल तक प्रधानमंत्री कौन थे? क्या देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कोई दुर्घटना के लिए रुके हुए ताकि वो एक्शन करे? जब आपके जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि एक आतंकवादी पार्टी है कांग्रेस, या आतंकवादियों का समर्थन करती है, ये प्रधानमंत्री या भाजपा के ओवरऑल फीलिंग से जो ये कन्वे करने की कोशिश करते हैं, इसमें तो हम अग्री करते हैं, शब्द जो भी हो, कन्वे ये करने की कोशिश कांग्रेस आतंकवादियों के समर्थन में है। अगर इस बात में सच्चाई है, अगर इस बात में सच्चाई है, तो संवैधानिक तौर पे प्रधानमंत्री होने के नाते इनका ये कर्तव्य था कि संविधान की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, कांग्रेस पे एक्शन करे, टेरर करे। मौके कांग्रेस ही देती है, वो बात मैं मानता हूं। उस तरह के मौके कांग्रेस तब देने लगती जब कन्हैया कुमार जैसे लीडर्स, जिन पर ये आरोप है, भले वो अभी पुष्ट ना हुआ हो, लेकिन देश के टुकड़े इस तरह के आरोप लगे, तो कांग्रेस को जब इस तरह के उन्हें टिकट देगी तो बीजेपी को मौका मिलेगा। वो एक अलग पॉलिटिक्स है, वो बात मैं मानता हूं और उसमें मैं डिफेंड भी नहीं करूंगा। वो जो कन्हैया कुमार जैसों को टिकट देना क्या गलत है? जिस महिला ने कहा कि वोट जिहाद करो, वो उसने स्पीच में कहा, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। उल्टा आई विल गो 1 स्टेप फॉरवर्ड। मैंने ये बात पब्लिकली कही, मुझे इसमें बहुत थ्रेट्स मिलते हैं।